गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है, इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत के भरोसे बैठिए। निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 23 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा संजीव पुरी। संजीव पुरी को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, जो कि 2024 और 25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के रूप में संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि संजीव पुरी सीआईआई के चेयरमैन के रूप में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के चेयरमैन आर दिनेश की जगह लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि ये किनको रिप्लेस करने वाले हैं, तो आर दिनेश को रिप्लेस करने वाले हैं। साथ ही साथ राजीव मेमानी को नए नामित अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है और आर मुकुंदन को 2024-25 के लिए सीआईआई के नए उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। संजीव पुरी आईआईटी कानपुर और वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। वह फॉर्म टू टेबल भारत के कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से संचालित करना विषय पर नीति आयोग समूह के सदस्य भी रह चुके हैं। संजीव पुरी को 2024 में बिजनेस टुडे द्वारा बेस्ट सीईओ अवार्ड भी दिया गया था। उन्हें एशियन सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2022-23 से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में आईटीसी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में 55वें वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे पहली ऐसा विमेन है जो सबसे उम्रदराज विमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड बनाया है, वो भी 55 वर्ष की आयु में। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। 55 वर्षीय पर्वतरोही 19 मई 2024 को शिखर पर पहुंचे और रात्रे की उपलब्धि ठीक 6 साल बाद आई है, जब 53 वर्षीय संगीता बहल ने 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला का खिताब हासिल किया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि 53 वर्षीय संगीता बहल ने 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था और साथ ही साथ रात्रे ने 55 वर्ष की आयु में इस उपलब्धि को 19 मई 2024 को इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। किनके रिकॉर्ड को? तो संगीता बहल को। रात्रि का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8,160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर और फिटनेस इंथुजियास्ट ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है, वो भी 55 साल की उम्र में। और इसी के साथ ये भारतीय महिला बनी है जो सबसे उम्रदराज महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर रोक लगा दिया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह कुछ अमेरिकी कंपनियों को ताइवान को हथियार बेचने सहित चीन से संबंधित आयात और निर्यात गतिविधियों पर रोक लगाएगा और उन्हें चीन में नया निवेश करने से रोकेगा। साथ ही साथ एक बयान के मुताबिक मंत्रालय ने जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स को अपने अविश्वसनीय संस्थानों की सूची में डाला है और ये भी कहा कि उसने ताइवान को हथियार बेचे हैं। इसमें जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम भी शामिल था और बोइंग रक्षा, अंतरिक्ष और सुरक्षा को भी सूची में रखा गया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि चाइना ने हाल ही में ताइवान के
सेलिंग वेपन्स पर रोक लगाई है? किस कंपनी को ना बेचने के लिए डिमांड रखी है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो राइट आंसर होगा डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट नामक एक साइबर अपराध के बारे में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चेतावनी को जारी की है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। गृह मंत्रालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की है, जहां साइबर अपराधी पीड़ितों से बिना सोचे समझे पैसे निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर लेते हैं। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इस संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध को सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है। और साथ ही साथ घोटालेबाज खुद को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक या प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहेंगे, सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के रूप में पेश करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में वृद्धि के बारे में बताते हुए चेतावनी को व्यक्त किया है। इसमें ऐसे घटनाएं देखी जा रही है कि किसी को भी ऑनलाइन मामले में फ्रॉड किया जा रहा है, घोटालेबाजी की जा रही है, खुद को पुलिस साबित कर केंद्रीय जांच ब्यूरो को एजेंसी बताकर, नारकोटिक विभाग का सदस्य बताकर और साथ ही साथ ईडी का भी बताकर कि वो खुद ईडी है। इन सभी से फ्रॉड की जा रही है और घोटालेबाजी की जा रही है। इसी के लिए हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में वृद्धि के बारे में चेतावनी दी गई और साथ ही साथ इस पर रोक लगाने के लिए इस पर कदम भी उठाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वर्ष 2029 में AAFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बना है जिन्होंने होस्ट करेगी AFC विमेंस एशियन कप 2029 का। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। AFC ने कहा ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को क्रमशः एशियाई फुटबॉल परिसंघ, जिसे हम लोग AFC कहते हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, महिला एशिया कप के 2026 और 2029 संस्करणों के मेजबान के रूप में पुष्टि की गई। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि 2026 के लिए होस्ट कंट्री बनने वाली है ऑस्ट्रेलिया और 2029 के लिए होस्ट कंट्री बनेगी उज्बेकिस्तान। साथ ही साथ उज्बेकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश भी बन जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया इतिहास में दूसरी बार महाद्वीप की प्रमुख महिला राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। पिछले साल फीफा महिला विश्व कप की संयुक्त मेजबानी के बाद 2006 संस्करण की मेजबानी की थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि 2026 का कौन होस्ट कंट्री बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, वो भी विमेंस का एशियन कप का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का यह इतिहास में दूसरी बार महाद्वीप की प्रमुख महिला राष्ट्रीय टीम की प्रतियोगिता का मेजबानी करेगा। इससे पहले उन्होंने 2006 में संस्करण की मेजबानी की थी। यह घोषणा AFC कार्यकारी समिति द्वारा 34वीं AFC कांग्रेस की पूर्व संध्या पर बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित बैठक में की गई थी। यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा तो लाम। तो लाम को हाल ही में नॉमिनेट किया गया है द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम के। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टू लैम को अगले राष्ट्रपति के रूप में नामित किया है और नामांकन पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर नेशनल असेंबली द्वारा मतदान किया जाएगा। साथ ही साथ लैम एक करियर पुलिस अधिकारी 2016 में सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री है और 2021 में पुलिस ब्यूरो में भर्ती हुए थे। श्री लैम, जिन्होंने 2016 में मंत्री बनने से पहले सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय में 4 दशक से अधिक समय बिताया और एक प्रमुख व्यक्ति भी रह चुके हैं। भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में ये शामिल भी थे। साथ ही साथ 61 वर्षीय ट्रॉन थॉन मैन को वियतनाम की नेशनल असेंबली के नए प्रमुख के रूप में भी नामित किया गया था, जो वियतनाम के 4 सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गए। तो हमारा इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से बस यही पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में तोलाम को अपॉइंट किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 21 मई। 21 मई को हम लोग हर वर्ष नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। देश भर में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है और यह दिन देश के छठे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक भी दर्शाता है।
जिनकी 21 मई 1991 को चेन्नई के पास एक गांव श्री पेरम्बुदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हम लोग हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन का सेलिब्रेट करने का पीछे का वजह क्या है कि हमारे छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के प्रतीक के रूप में हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि 21 मई 1991 को चेन्नई के पास एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है, श्री पेरम्बुदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के द्वारा आत्मघाती हमलावर कर श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की याद में मनाया जाता है, जो आतंकवाद के संकट से निपटने और अपनी सीमाओं के भीतर और विश्व स्तर पर शांति, एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के देश के अटूट संकल्प को याद भी करता है। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था और 1984 से लेकर 89 तक उन्होंने सेवा भी की। वह भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हमारे राजीव गांधी जी के बारे में याद रखना होगा और साथ ही साथ हम लोग हर वर्ष नेशनल एंटी टेररिज्म डे हर वर्ष 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे की वजह मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर की है, तो यहाँ तक आपको देखना होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में एचआईवी वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हाल ही में एचआईवी वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एचआईवी वैक्सीन विकास के लिए एक बड़े कदम में ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पहली बार टीकाकरण के माध्यम से एचआईवी के खिलाफ व्यापक रूप से निष्क्रिय एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक प्रेरित किया। मोटे तौर पर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो एचआईवी के कई प्रकारों को पहचान सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं। इन्हें एचआईवी वैक्सीन की संभावित कुंजी के रूप में भी देखा गया और लेकिन मनुष्य में इसका उत्पादन करना मुश्किल है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि एचआईवी वैक्सीन को हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा डेवलप किया और साथ ही साथ इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ तक याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 22 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स असम के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दीप्ति जीवांजी ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल रशिया के सहयोग से विकसित की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद किस सरकारी संस्था पर गिरफ्तारी की सख्ती पर रोक लगा दी है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 20 मई को। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सबसे अधिक व्यवसाय वृद्धि किसने हासिल की? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ईरान के राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? बेरी-बेरी इज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बेरी-बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी का परिणाम है? ऑप्शन ए राइबोफ्लाविन, ऑप्शन बी थाइमीन का, ऑप्शन सी पाइरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी कोबैलामीन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।